अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 नवंबर 2024 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, जरा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा। जी हाँ, आज आप लोग के जो भी कमेंट्स है उसका आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कमेंट्स को हम इस वीडियो में पिक नहीं किए, लेकिन जो आपके काम के कमेंट्स हैं वो हम आपको रखेंगे। और देखिए, आयोग और अभ्यर्थी आमने सामने बेमियादी मतलब धरना आज से शुरू हो रहा है। एक दिन की परीक्षा कराने व नॉर्मलाइजेशन निरस्त कराने के लिए कई राज्यों के अभ्यर्थी एकजुट हो गए। देखिए दोस्त, हम भी नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल विरोध करते हैं। आपका जो भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम 2 दिन में होता है, ठीक है, तो उसमें होता है क्या, मान लीजिए पहले दिन पेपर आसान आ गया और दूसरे दिन आप पेपर देने गए, उस दिन पेपर हार्ड आ गया, ठीक है। और जो ये नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है ना, देखिए इसको अलग तरीके से आप समझिएगा। मान लीजिए जब पहले दिन पेपर आसान आया था उस दिन सारे टॉपर बच्चे बैठ गए, ठीक है। और मान लीजिए जिस दिन पेपर कठिन आया था, चलिए इसको उल्टा करते हैं, जिस दिन पेपर आसान आया था उस दिन सारे कमजोर बच्चे बैठ गए, जिनको कुछ नहीं आता, बहुत कमजोर है, ठीक है। मान लीजिए 90% बच्चे कमजोर थे और 10% बच्चे टॉपर थे, ठीक है। और दूसरे केस में हार्ड जिस दिन पेपर आया उस दिन 90% बच्चे, ठीक है, बढ़िया थे पढ़ने वाले और 10% बच्चे कमजोर थे। उल्टा कर दीजिए, तो जो पहले दिन पेपर आसान आया उसमें जो बच्चे टॉपर थे उसका फायदा वो उठा ले जाएंगे, ठीक है ना। टॉपर 10 बच्चों के नंबर बहुत ही अच्छे आ जाएंगे और उनको नॉर्मलाइजेशन में और नंबर बढ़ाकर मिल जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन जब क्या होता है कि कोई पेपर कठिन आ गया और उसमें 10% बच्चे, ठीक है, बैठे थे जो कमजोर हैं एकदम, तो दोस्तों उनका बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, ठीक है ना। इसलिए आप नॉर्मलाइजेशन का हमेशा विरोध करिए। कोई भी एग्जाम हो वो एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, बस ये मैटर हो। चलिए अब हम लोग अगले कमेंट पर आते हैं और कमेंट्स को देखेंगे। पहले न्यूज़पेपर की अपडेट को देखते हैं। ओबीसी एससी एसटी एकता को तोड़ना चाहता है कांग्रेस का शाही परिवार, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे, अगर ये अपडेट आप देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 पदों पर ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी आरक्षण घोटाला हुआ। इन बच्चों को नियुक्ति पत्र आज तक नहीं मिला। सोचिए, साल भर से बच्चे दर दर भटक रहे हैं। ये कौन से समाज से आते हैं? ओबीसी और एससी कैटेगरी, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जब एडमिशन होगा तो बड़ी संख्या में ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्र भी एडमिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगली खबर देखिए, भाजपा क्या कह रही है, किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। अपडेट आती है मुंबई से। मुंबई में क्या हो रहा है सोचिए, वहां पर किसानों का कर्ज भी माफ हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, भाजपा और महाविकास, ठीक है, आघाड़ी में बड़ी बड़ी बातें हो रही है वहां पर दोस्तों, आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसको भी जानिए। देखिए, लाडकी बहना योजना के तहत भत्ता 1500 से बढ़ाकर 2100 किया जाएगा। बुजुर्ग की पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये करने के वादा। अगले 5 सालों में युवाओं को 25 लाख नौकरियां मुहैया कराई जाएंगी, ठीक है। यूपी में एक वैकेंसी नहीं आ रही, शिक्षक भर्ती का इंतजार 2018 से किया जा रहा है, ठीक है। कितनी बड़ी बड़ी बातें दोस्तों वहां पर हो रही। चलिए इसको हटाते हैं। और एक और बड़ी खबर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस राजीव खन्ना जी आज संभालेंगे सीजेआई का पदभार। जी हाँ, जस्टिस चंद्रचूड़ रविवार को हुए सेवानिवृत्त, शुक्रवार था आखिरी कार्य दिवस। जी हाँ, तो ईवीएम, चुनावी बांड और अनुच्छेद 370 पर अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस खन्ना जी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक और बड़ी खबर के बारे में। देखिए, अभी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे। बिहार में मतलब 12 लाख नौकरी आने वाली है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आके डीएलएड आप लोग करेंगे या कुछ और कोर्सेज करेंगे तो नौकरियां कब मिलती हैं। मैक्सिमम टाइम दोस्तों आजकल जो नौकरी मिलती है वो चुनाव के समय ही दी जाती है। तो इस पर भी आप लोग ध्यान बनाकर रखेंगे, ठीक है ना। जब चुनाव का माहौल गर्म होता है तभी आप लोग को नौकरियां ये सब चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिहार की बात हो रही है। अभी हमने महाराष्ट्र मुंबई से अपडेट को देखा था। और कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं, ठीक है। 2024 में कौन कौन से चेक लिस्ट होगा प्रवेश या एडमिशन के टाइम। अलॉटमेंट लेटर दोस्तों 10,000 रुपये देकर मिलेगा।
अब देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, उसको भी पहले हम आंसर करें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा मामला क्या है। यहाँ पर देखिए पहले, सर यदि स्टेट रैंक में हमारा रैंक नहीं आएगा तो डायरेक्ट एडमिशन लेने पर 10,000 बच सकता है कि नहीं। देखिए, जैसे आपकी सरकारी कॉलेज की फीस होती है 1 साल की 10,200 रुपये, ठीक है, जरा समझ लीजिए। और प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की फीस कितनी होती है? 41,000 रुपये। जब आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ 10,000 देना पड़ता है, ठीक है, कंप्लीट रूप से, और प्राइवेट में भी 10,000 देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो 10,000 आप दे रहे हैं तो ये आपकी फीस से कट जाएगा। बाद में आपको मात्र यहाँ 200 रुपये देना होगा सरकारी में एडमिशन में, प्राइवेट में 31,000। तो आपका कहीं से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना, आपका कोई पैसा बचेगा नहीं। आप सोचेंगे चलिए आप मान लीजिए काउंसलिंग नहीं कराते तो आपको प्राइवेट कॉलेज में कितना देना पड़ेगा? पूरा 41,000 देना पड़ेगा, और सरकारी कॉलेज में तब भी 10,200 देना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए कि कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। तो इसको इस तरह आपको समझना है। अगला देखिए कमेंट, 12 वाले फॉर्म फिल कर पा रहे हैं कि नहीं, बता दो प्लीज। अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 25 अक्टूबर थी या 22 अक्टूबर तक ही रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल कोई फॉर्म भरे ही नहीं जा रहे हैं। अदर स्टेट का नहीं कह सकते, फिलहाल यूपी की बात हो रही है। सर अगर मेरी स्टेट रैंक 20,001 से लेकर 80,000 के बीच में आती है और मैं सेकेंड राउंड में कॉलेज ना चूज कर पाऊँ, जी हाँ बिल्कुल आपको ठंड में मौका मिलेगा। चूज ना कर पाने का मतलब ये है कि देखिए, जिस कॉलेज में सीट नहीं बचेगी उस कॉलेज का विकल्प आप दे ही नहीं सकते। एक बात और ध्यान में रखना है, मान लीजिए कि 1 से लेकर 20,000 के अंदर ही, ठीक है, सारी सरकारी कॉलेज की सीट भर जाती हैं, तो जब आप सेकेंड राउंड में आएंगे तो आपको उस कॉलेज की सीट दिखेगी नहीं, सीट आपको उसी कॉलेज की शो होगी जहाँ पर सीट बची होगी। भाई लोग, कोई थर्ड सेमेस्टर 2019 बैच का रोल नंबर कोड बता दो, मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। तो देख लीजिए, आपके जो जस्ट आगे पीछे बैठे हुए बच्चे उनका एक बार रोल नंबर देख सकते हैं। सर डीएलएड के साथ कोई, ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं क्या? एक बात याद रखिएगा, एक टाइम में कभी भी 2 रेगुलर कोर्सेज मत करिएगा, ठीक है। एक टाइम में एक कोर्स करिए, डीएलएड में मेहनत करिए। और अभी आपको पता है डीएलएड में कल जब रिजल्ट आया तो लगभग लाखों बच्चे फेल हुए, 70,000 बच्चे तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए। अब बताइए, लापरवाही के चलते ही हुआ है ना। वो भी बच्चे 1-2 कोर्स और कर रहे होंगे, कम से कम एक कोर्स करिए, लेकिन अच्छे तरीके से करिए और ये मानकर चलिए कि हम इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी कोर्स करते समय ये जरूर ध्यान दीजिए कि उसमें आपका फ्यूचर बनेगा कि नहीं। अगर आपको लगता है उसमें करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला तो कोर्स करिए मत, क्यों समय बेकार करना, ठीक है। 70,000 बच्चे फेल हुए, चलिए वो हम आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में 60% बच्चे उत्तीर्ण हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए 71,691 प्रशिक्षु फेल हो, ठीक है, 71,691, ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है ना। तो हम किसी को भी लापरवाही करने का नहीं कहेंगे कि आप एक टाइम में 2-3 कोर्स करिए उसके बाद रिजल्ट आपका बेहतर ना है। हम चाहते हैं जो भी बच्चा डीएलएड में एडमिशन ले वो ये मान के ले कि आगे चलकर हमको टीचर बनना है। पूरी ताकत पूरी जान झोंक दीजिएगा पढ़ाई में और एक अच्छा स्कोर आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अगला कमेंट देखते हैं हम लोग। ये वही लोग हैं जो अब तक कुछ नहीं, ठीक है, लिख कर पास हो रहे थे। क्लास 5 to 8 का सिलेबस इनसे संभाला नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए डीएलएड के बारे में कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल देखिए, बैक लगना और पढ़ाई करना सब अलग अलग मैटर है। किस्मत खराब रहती है तब भी आपकी बैक लग जाती है, और फिलहाल डीएलएड के बारे में कोई बुरा नहीं कहेगा। सर अपने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या यूपी का सेम पेपर होता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी डीएलएड का एग्जाम होगा सभी बच्चों का पेपर एकदम सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, कोई अलग नहीं होगा। सारा क्वेश्चन पेपर पीएनपी से सेट होगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। स्टेट रैंक कब आएगी? सर अगर मुझे डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिला फिर मुझे क्या करना होगा? देखिए, अगर आपको डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिला तो आप प्राइवेट की तरफ जाएंगे, फिर और क्या, कोई ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। अगर आपका डीएलएड करने का पूरा मन है कि हमें डीएलएड करना ही करना है तो फिर प्राइवेट करना होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे, और अब नो योर रैंक, ये आपकी स्टेट रैंक यहाँ से निर्धारित होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो थी वो कंप्लीट, आपने एक 100% इसको कंप्लीट कर लिया है। स्टेट रैंक हम लोग जैसे देखेंगे, ठीक है, उसके बाद 5,000 की पेमेंट करेंगे,
और चॉइस फिलिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पर आपको कॉलेज का विकल्प आपके रैंक के हिसाब से दिखेगा। अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 1 to 20,000 वाली में, तो सारे कॉलेज के विकल्प ओपन रहेंगे, आप कोई भी कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 20,000 से 80,000 में आएंगे तो कुछ कॉलेज पहले ही राउंड में कंप्लीट खत्म हो चुके होंगे सीट। चलिए एक बार हम आपको कॉलेज के सीट्स दिखाते हैं कैसा दिखता है। ये वाली पीडीएफ आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। आपकी स्टेट रैंक कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए। चलिए आपको पहले वो दिखाते हैं। पहले दिखा देते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। अलॉटमेंट लेटर 10,000, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ये हो गया, हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, निवास, जाति, ठीक है, हम टिक लगा दे रहे हैं। पहचान है तो आवेदन पत्र में वही जो आपने पैन कार्ड या जो भी वोटर आईडी जितनी रखा हो, आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र आपका लगेगा, ठीक है। बाकी जो आपका 200 रुपये फीस बचेगा ये हटा दीजिए इसको। 200 रुपये सरकारी कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में 31,000 देना होगा। चलिए हम लोग कुछ और बातें देखते हैं। तो दोस्तों जब आपके डाइट कॉलेज की लिस्ट आएगी, देखिए डाइट रायबरेली का हम आपके सामने दिखा रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल रहती हैं, कैसे यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। ए और बी ऐसे लिखा रहेगा। जनरल कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल में फ्रीडम फाइटर्स की, एक्स सर्विसमैन की, ओपी कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी में बीसी के नाम से रहेगा। यहाँ पर आप देखिए, मतलब बिल्कुल कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दिख रहा है आरक्षण के हिसाब से जो आपकी सीटें यहाँ पर रहेंगी वो एकदम आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लियर, ठीक है। तो अभी आप लोग जब एडमिशन लेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि कैसे क्या क्या लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी लिस्ट है, इसी हिसाब से आपका आरक्षण का नियम लगेगा। तो पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो हम आपको बताएंगे। ए का मतलब यहाँ पर ये है जो सीट अलॉट हो गई। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ए से अलॉटेड और वी से वैकेंट, मतलब वी का मतलब खाली है। यहाँ पर देख सकते हैं 173 सीट जब अलॉट हो गई थी तो इसका स्क्रीनशॉट लिया गया था, ठीक है, और 27 सीट खाली थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो वी वाला है वो काफ़ी कम दिख रहा होगा, वैकेंट अधिकतर जगह सीटें अलॉट हो गई, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से सीटें अलॉट होती हैं। लास्ट में कौन कौन सी सीटें बचती हैं देखिए ज़रा, ठीक है ना। एससी कैटेगरी में कुछ सीटें बची थी। यहाँ देखिए आरक्षित वर्ग में काफ़ी सीटें बच जाती हैं, आप ध्यान देंगे। ओबीसी कैटेगरी में बहुत रेयर केस है, ये एक्स सर्विसमैन था इसलिए सीट, ठीक है, बची दिख रही है। और यहाँ फ्रीडम फाइटर वो भी भर गई, ठीक है ना। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा सब्र करना है। जब आगे एडमिशन का प्रोसेस होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। ए का मतलब अलॉट रहेगा, बी का मतलब वैकेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्लियर। तो इस हिसाब से आपकी आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने, काफ़ी कम समय बचा है, तो अब कुछ भी लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। स्टेट रैंक अब बहुत ही जल्द आपके सामने आएगी। डीएलएड की क्या डेट एक बार और एक्सटेंड हो सकती है। जिन बच्चों ने आवेदन नहीं किया क्या उनको एक और मौका मिल सकता है, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल करेक्शन का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म में गलती होगी तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है। डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के बाद का एक प्रोसेस है। डाइट कॉलेज की कट ऑफ 200 से ज़्यादा रहेगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।